31 जुलाई 2019 बेंगलोर का केपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक पीछे का इलाका है जिसको लोग अमूमन ट्रैफिक से बचने के लिए यूज करते हैं, उधर से निकलते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो उधर से जाते हैं। सुबह 5 बजे के समय बेंगलोर के उस पीछे वाले इलाके में एक व्यक्ति मुनिराजू मॉर्निंग वॉक पर टहल रहा था। अचानक उसकी नज़र जाती है तो एक लड़की की लाश नज़र आती है। जब वो नज़दीक जाकर देखता है तो पत्थर से, ईंटे से उसके चेहरे को कुचला गया था और वहाँ पर बहुत सा खून बिखरा हुआ पड़ा था और चाकुओं से उसके ऊपर कई बार वार किए गए थे। 30 वर्षीय युवती थी। उसको देखने के बाद वो डर जाता है, सहम जाता है और घबरा जाता है। वो पुलिस को सूचना देता है। ये ऐसी घटना है जिसने भी सुना वो सन्नसा रह गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। एक ऐसा ब्लाइंड मर्डर, एक ऐसा वारदात आप भी सुनेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं हिल जाएंगे। इतना सस्पेंस और इतना ब्लाइंड कि आप परत दर परत आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त प्रदीप त्रिवेदी। वो पुलिस को सूचना देता है और सूचना देने के बाद वहाँ का नज़दीक का थाना था न्यू टाउन थाना बेंगलोर। वहाँ के जो एसएचओ थे बी राममूर्ति, वो रात की गश्त के बाद थाने में आराम से सोए हुए थे और उनके पास जब सूचना जाती है कि एयरपोर्ट के पास एक 30 वर्षीय युवती की लाश पड़ी हुई है और उसके चेहरे को कुचला गया है और चाकुओं से वार किया गया है और वो संभ्रांत परिवार की, अच्छे परिवार की, बड़े घर की कोई महिला नज़र आ रही है, वो तुरंत फोर्स को तैयार करते हैं और घटना स्थल पर पहुंचते हैं। प्रथम दृष्टया देखते क्या हैं कि लड़की साउथ इंडियन तो नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि वो नॉर्थ इंडिया टाइप की लग रही थी और 30 वर्षीय युवती थी और उसका बॉडी का जो फिगर था वो भी नॉर्थ इंडिया के तरफ का लग रहा था और उसने टी शर्ट और ब्रांडेड जीन्स और हाथ में उसके ब्रांडेड घड़ी थी। ऐसे में पुलिस आस पड़ोस सब जांच पड़ताल करती है कि कोई साक्ष्य या क्लू उसे मिल जाए, लेकिन जब वो साक्ष्य व क्लू ढूंढ रही थी तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। सिर्फ जीन्स और टी शर्ट और जो घड़ी थी, न किसी प्रकार का कोई बैग था, न किसी प्रकार का कोई आइडेंटिफिकेशन। ऐसे में पुलिस उस लाश का पंचनामा भरती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब पुलिस के लिए इस ब्लाइंड मर्डर के केस का जांच पड़ताल करना एक चुनौती बन जाता है और उस चुनौती को स्वीकार करते हुए पुलिस इस केस की जांच पड़ताल में लग जाती है। 20 पुलिसकर्मियों को इस केस को सॉल्व करने के लिए लगाया जाता है। अब पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि इस केस को कहां से प्रारंभ किया जाए। ऐसे में सिर्फ जो क्लू मिले थे उन्हीं के आधार पर इसकी जांच करनी थी। पहला ये कि लड़की की ब्रांडेड जीन्स या टी शर्ट या जो हाथ में उसने घड़ी पहन रखी है टाइटन की, उस घड़ी के आधार पर इस ब्रांडेड चीज़ को किसने, कब और कहां से खरीदा। दूसरा, एयरपोर्ट पे हो सकता है इसने टिकट बुक कराया हो, एयरपोर्ट के किसी सीसीटीवी फुटेज में आई हो और उस फुटेज के आधार पर इसकी फ्लाइट मिस हो गई हो, शायद घर वापस जा रही हो या बुक कराया हो, शायद एयरपोर्ट की तरफ आ रही हो, इसमें कुछ क्लू मिल जाए। तीसरा, आस पड़ोस के जो भी थाने थे उस थाने में इस उम्र की नवयुवती के गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज हुई हो। ऐसे में चौथा,
कि अगल बगल एयरपोर्ट के जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं, त्रिनेत्र हैं, उन त्रिनेत्रों की जांच की जाए और ये पता लगाया जाए शायद इस लड़की के बारे में कुछ मिल जाए। तो पुलिस की 20 लोगों की 5-5 लोगों की 4 टीमें बनाई गई और 4 टीमों के आधार पर एक टीम लगाई गई कि वो ये जिस ब्रांड की जीन्स पहने है या घड़ी पहने है उस ब्रांड की कंपनी से संपर्क करो, उस कंपनी ने किन किन लोगों को कहाँ कहाँ ये घड़ी व जीन्स बेची है और किन किन लोगों ने इसको खरीदा है। दूसरी टीम को ये लगाया गया कि आप एयरपोर्ट से आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरा हैं उनको चेक करो और पता लगाओ कि इस लड़की का एयरपोर्ट से कोई लेना देना था, आ रही थी, टिकट बुक थी या क्या था। और तीसरा, आस पड़ोस के थानों में इसकी गुमशुदगी के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इसको फैलाओ, इसकी फ़ोटोज़ को फैलाओ, अखबार में निकलवाओ और इसके बारे में पता किया जाए। और जब चौथी टीम को ये लगाया गया कि अपने मुखबरों से इसके बारे में पता लगाने का प्रयास करो। पुलिस अपने काम में तत्परता से लगी थी। पुलिस वो जो ब्रांड की जीन्स थी उसके जो कंपनी थी मालिक से संपर्क करती है तो पता चलता है कि 14,000 लोगों ने इस जीन्स को खरीदा था। अब 14,000 लोगों में जितना आसान 14,000 बोल देना है, लेकिन उसकी जांच करना कितना कठिन हो सकता है। जब वो 14,000 लोगों की जांच कर रही थी तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर के इलाके में ऐसे में बहुत कठिनाई आ रही थी। तो उस नंबर को पता लगाया जाता है और नंबर को पता लगाने के बाद 1400 लोग संपर्क में आते हैं। फिर पुलिस उन लोगों के कहाँ कहाँ से ख़रीदा गया था उनके नंबर कलेक्ट करती है। ऐसे में 2-3 दिन बीत जाते हैं। उसी प्रकार जो टाइटन घड़ी थी उसको भी 1400 लोगों ने खरीदा था। अब 1400 लोगों के नंबर निकाले जाते हैं। जीन्स के नंबरों का एक ग्रुप बनाया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप, और घड़ी वाले नंबरों का भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है और उस पर डिटेल डाली जाती है कि 31 जुलाई को ये महिला यहाँ बेंगलोर एयरपोर्ट पर मिली है, ये इस कलर की घड़ी और जीन्स पहने हुए है। अगर इसके बारे में किसी को कुछ भी पता है तो प्लीज़ बेंगलोर पुलिस से सूचना दें और बताएं आप लोगों ने ये घड़ी या यह जीन्स कब, कहाँ और क्यों, किससे खरीदी थी। सारी डिटेल आप अपनी मुहैया कराइए। बहुत से लोगों से तो पुलिस स्वयं जाकर मिलती है, जांच पड़ताल करती है, लेकिन जो दूसरे शहरों से थे वहाँ पर पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए संपर्क करती है। जांच पड़ताल का दौर चल रहा था लेकिन पुलिस के हाथ खाली के खाली थे। ऐसे में पुलिस पोस्टमार्टम करवाती है तो जब पोस्टमार्टम के पास जाती है तो सोचती है शायद कोई और भी क्लू मिल जाए जिसके आधार पर जांच पड़ताल को किया जाए। जब पोस्टमार्टम में उसके शरीर को में किया गया था तो उसके ऊपरी हिस्से में एक टैटू था जिस पर यस लिखा हुआ था। उस यस के आधार पर भी पुलिस जांच पड़ताल प्रारंभ करती है, लेकिन कहीं से भी पुलिस को कोई भी साक्ष्य तथ्य आधार मिल नहीं पा रहा था। ऐसे में तब तक पुलिस के पास एक कांस्टेबल आता है। वो बताता है कि एक व्यक्ति है, उसने अपनी महिला को, अपनी पत्नी को मार दिया था और मारने के बाद उसकी लाश को वो एयरपोर्ट पे पास ही कहीं पर फेंका है। ऐसे में पुलिस को लगता है शायद ये उसी की पत्नी होगी, उसी ने इसको मारा होगा। इसी आधार पर वो अपने मुखबरों के आधार पर जहाँ से उसको सूचना प्राप्त हुई थी कांस्टेबल को, उसको अरेस्ट किया जाता है। मुखबिरों के आधार पर जब अरेस्ट होता है तो पुलिस उससे जांच पड़ताल प्रारंभ करती है। तो वो पहले तो घुमाता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती करती है तो वो टूट जाता है। वो बताता है कि साहब मैं अपनी पत्नी से तंग आ गया था और
मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और उसको फेंका है। पुलिस उसके शव की तलाश के लिए उसको ले जाती है। पहले तो पुलिस बहुत प्रसन्नचित्त थी कि अब तो जिस केस के लिए वो परेशान थी, इतने दिन से सरदर्द बना हुआ था, वो केस खुल गया है। लेकिन जब वो एयरपोर्ट की तरफ पहुंचता है और अपना दिशा चेंज कर कर वो दूसरी तरफ जाने लगता है, जबकि लड़की की लाश दूसरी तरफ बरामद हुई थी, तो पुलिस आश्चर्यचकित हो जाती है और वो जहां ले जाता है वहां पर दूसरी महिला की लाश बरामद हो जाती है। अब पुलिस जिस केस की तफ्तीश कर रही थी, जांच कर रही थी, पड़ताल कर रही थी, वो केस तो खुला नहीं, एक दूसरा केस सामने आ जाता है। ऐसे में उस लाश को भी उठाया जाता है। वो भी 6-7 दिन पुरानी हो गई थी। उसको पंचनामा भरा जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और उस व्यक्ति को कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत कर उसे आधारों, साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर जेल भेजा जाता है। अब पुलिस जिस लड़की की केस की जांच कर रही थी, वहाँ उसके हाथ अभी भी खाली थे। उसे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। इधर 1400 घड़ियों वालों में जब संपर्क किया गया तो एक व्यक्ति का मैसेज आता है। वो बताता है कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मेरा नाम अली है और मैंने ये घड़ी अपनी गर्लफ्रेंड पूजा डे को गिफ्ट की थी। हो सकता है ये वही घड़ी हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन ये इस तरह की घड़ी मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए खरीदी थी। और इधर पुलिस ने एक चोर को अरेस्ट किया था जिसका नाम कार्तिक था। उसने बेंगलोर में कई बड़ी चोरियां की थी। जब उसको पकड़ा गया था तो उसके पास 50 लाख रुपए भी बरामद हुए थे, सोना भी बरामद हुआ था। उधर कलकत्ता पुलिस का एक कांस्टेबल वो बार बार बी राममूर्ति जो इंस्पेक्टर थे जिन्होंने कार्तिक को पकड़ा था, उनके मोबाइल पर फ़ोन मिला रहा था। लेकिन इस केस में बी राममूर्ति जी की इतनी व्यस्तता होने की वजह से वो उसका फ़ोन पिक नहीं कर पा रहे थे, उठा नहीं पा रहे थे। ऐसे में वो बार बार जब फ़ोन मिलाता है तो इस समय वो उनका फ़ोन उठा लेते हैं। तो बताता है कि सर, आपने जो अपराधी बेंगलोर में पकड़ा है उसने कलकत्ता में भी कई चोरियों में इसका हाथ है। आप मुझे इसको कुछ समय के लिए पूछताछ करने के लिए उपलब्ध करवा देते तो मैं भी इससे पूछताछ कर लेता। मेरे कलकत्ता में हुई वारदातों के कुछ केस इससे खुल जाते। ऐसे में राममूर्ति जी बताते हैं कि मैं यार इतना परेशान हूँ, इतना दिन पर दिन एक केस है बेंगलोर का। जो महिला थी 30 वर्षीय, वो कोई नॉर्थ इंडिया से लगती है और बेंगलोर में उसकी लाश बरामद हुई थी। ऊपर के अधिकारियों का इतना प्रेशर था, इसी वजह से मैं आपका फ़ोन उठा नहीं पा रहा था। तो वो जब ये सुनता है तो कहता है कि एक मेरे यहाँ की भी महिला है कलकत्ता की, वो भी बेंगलोर काम के सिलसिले में गई थी, शायद वो तो नहीं है, मैं एक बार देख लूँ। ऐसे में भी राममूर्ति जी उसको फ़ोटो सेंड करते हैं। इधर राममूर्ति जी ने अली को भी फ़ोटो सेंड की थी। दोनों का फ़ोन आता है और दोनों लोग यही बताते हैं कि हाँ सर, ये लड़की जो यहाँ मेरे कलकत्ता के थाने में दर्ज है, इसका नाम पूजा डे है। जैसे ही वो कांस्टेबल पूजा डे बताता है, उधर अली ने भी पूजा डे ही बताया था। उनको लगता है कि शायद ये पूजा डे ही है। और जब दोनों लोग कंफर्म कर देते हैं कि वो कलकत्ता से आई थी बेंगलोर में और यहाँ पर हत्या हुई है, उधर अली भी बता देता है। अब पुलिस को लगता है कि इसकी हत्या किसने की होगी। अब पुलिस से पूछा जाता है, कलकत्ता पुलिस से, कि वहाँ पर गुमशुदगी इसकी किसने दर्ज कराई थी। तो बताता है इसका पति है सुदीप डे, उसने इसकी गुमशुदगी दर्ज कराई है। अब सुदीप डे जो कि इसका पति था, वो इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। इधर उसका बॉयफ्रेंड कह रहा है कि मैंने अपनी घड़ी खरीदी थी अपनी प्रेमिका के लिए। तो पुलिस को लगता है कि
ये अगर प्रेमिका थी तो शादीशुदा बता रहा है, तो दूसरा भी हो सकता है कोई दूसरा पूजा डे हो, लेकिन दोनों ने फोटो से एक ही महिला को कंफर्म किया था। ऐसे में पुलिस दोनों को बुलाती है और अली से पूछती है, क्या तुम जानते हो कि वो शादीशुदा है? तो अली बताता है कि मुझे पता है कि वो शादीशुदा है। उसके पते से अनबन चलती थी, तलाक के लिए उसने अप्लाई किया हुआ था। जब उसका तलाक हो जाता तो हम लोग शादी कर लेते। ऐसे में पुलिस को लगने लगता है कि हो सकता है इसका पति इससे तंग आ गया हो, नाराज हो, इसलिए उसने यहाँ पर हत्या कर दी हो। दूसरी तरफ अली को भी पुलिस संदिग्ध की नज़रों से देख रही थी कि शायद इसने इस लड़की को फंसाया हो, इसका मन भर गया हो, फिर इसने रास्ते से हटाने के लिए ऐसा प्लान रच दिया हो। ऐसे में पुलिस बड़ी ही संदिग्धता से, बड़ी ही आसानी से दोनों लोगों को बहुत मोहब्बत से थाने की तरफ बुलाती है, बेंगलोर बुलाती है और दोनों को बोलती है कि हमें तुम्हारी प्रेमिका की और तुम्हारे पत्नी की लाश मिली है, तुम इसको ले जाओ और इस केस के बारे में जो तुम्हारे पास जानकारी है वो मुझे उपलब्ध कराओ। ऐसे में पुलिस अपने अंदर से जब जांच करना प्रारंभ करती है तो इससे पहले इन दोनों की कोई भी लोकेशन बेंगलोर या बेंगलोर के आसपास नज़र नहीं आ रही थी। दोनों की लोकेशन दिल्ली में ही और उसके पति की पश्चिम बंगाल में नज़र आ रही थी। ऐसे में पुलिस के पास कोई भी इन दोनों के खिलाफ क्लू या मुखबर या किसी प्रकार का कोई भी संदिग्धता का प्रमाण नहीं मिल पाता है। अब पुलिस के हाथ अब भी खाली थे। सिर्फ हो पाई थी तो उसकी पहचान कि वो महिला पूजा डे थी। अब उसका नंबर लिया जाता है, नंबर की सीडीआर निकलवाई जाती है। नंबर की सीडीआर के बाद जिस दिन वो 27-28 तारीख को बेंगलोर आई थी, जब वो एयरपोर्ट पे उतरी थी, वहाँ से उसकी पूरी जानकारी का जब पुलिस निकालना प्रारंभ करती है तो जानकारी जो निकल कर आती है एयरपोर्ट पर उतरने के बाद, उसने एक कैब बुक किया। उस कैब के बाद वो एक बेंगलोर के होटल में ठहरी। होटल के बाद ये जब जाती थी तो कैब बुक करती थी, लेकिन लास्ट में जब वो वहाँ से चलने के लिए कलकत्ता जाने के लिए निकली है, तब उसने सुबह के टाइम जब होटल चेकआउट किया है तो उसने कैब को बुक नहीं किया था। अब पुलिस के लिए एक संदिग्धता में नज़र आ रहा था कि अगर उसने कैब नहीं बुक किया तो यहाँ से कैसे गई। तो वो होटल के स्टाफ से पूछती है तो होटल का स्टाफ बताता है कि सर 30 तारीख की रात को जो कैब उसको छोड़ने आई थी, वही कैब जब इन्होंने होटल छोड़ा है, सुबह चेकआउट किया है, तो वही कैब लेने भी आ गई थी। अब ऐसे में पुलिस रात को छोड़ने वाले कार को सीसीटीवी फुटेज निकालती है। जब वो सीसीटीवी फुटेज निकाल रही थी, सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही थी, तो उसमें कार का नंबर साफ आ जाता है और चेहरा भी साफ आ रहा था। ऐसे में पुलिस उससे संपर्क करके नंबर निकाल कर डिटेल जानकारी लेकर उसके घर पहुंच जाती है। जब वो पहुंचती है तो उस कैब ड्राइवर का नाम था नागेंद्र, और नागेंद्र उस समय घर पर ही था और उसकी कैब भी वहीं पर खड़ी थी। पुलिस उसको अरेस्ट करती है। अरेस्ट कर न्यू टाउन थाना बेंगलोर लाया जाता है और उससे इस महिला की फ़ोटो दिखाकर पूछताछ की जाती है। जैसे ही इसको फ़ोटो दिखाई जाती है, ये डर जाता है, सहम जाता है। इसके चेहरे की भाव-भंगिमा ये बताने लगती है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दाल में काला है, इसने कुछ न कुछ तो गलत किया है। ऐसे में पुलिस सख्ती से जब पूछताछ करती है तो वो टूट जाता है, बिखर जाता है और बताता है कि साहब मेरे भाई ने एक गाड़ी फाइनेंस कराई थी, उसकी किस्त जानी थी, 2 किस्तें बाउंस हो गई थी, हमारे पास पैसा नहीं था और आए दिन उस पर फ़ोन आता था, मुझे इसका पैसा देना था, मैं बहुत परेशान था और बेइज्जती हो जाती अगर गाड़ी खिंच जाती। ऐसे में जब मैं कल 30 तारीख को इसको छोड़ने गया तो मुझे लगा ये बड़े घर की लड़की है, अच्छे कपड़े पहने थे, इसके पास ट्रॉली बैग भी था, एक पिट्ठू वाला बैग भी था, सारा सामान था,
तो मुझे लगता था इसको अगर मैं लूट लूँगा, लूटने से अच्छा पैसा बरामद हो जाएगा। और ये पश्चिम बंगाल से बेंगलोर बात करते करते मुझे पता चल गया था, अकेले आई थी और सुबह के समय इसको अगर मैं लूटूंगा तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। ऐसे में मैंने अपने प्लान के मुताबिक इसको शाम को ही बता दिया था कि मैम आप कैब मत बुक करिएगा, आप मुझे कम पैसे दे दीजिएगा, मैं सुबह आपको जहाँ पे ड्रॉप करना है वहाँ पर छोड़ दूँगा। अमूमन देखा होगा कैब ड्राइवर ऐसा ही करते हैं कि कंपनी को कमीशन ना देना पड़े इसलिए कम रुपए बताकर बिना बुकिंग के ही अपनी सवारी को उठाने पहुंच जाते हैं। लेकिन इस केस में भी ऐसा हुआ, पूजा डे ने सस्ते के चक्कर में उसको सुबह आने को बोल दिया। उसको कहीं से भी अंदेशा नहीं था कि उसके साथ कि कोई भी ऐसी संगीन आपराधिक कांड हो सकता है। और ये अपने तय समय से उस होटल में पहुंच गया। पूजा डे ने चेकआउट किया और कार में बैठ गई। और जब ये एयरपोर्ट के पास पहुंचा तो इसने थोड़ी दूर पहले ही बता दिया कि मैम इधर से जाम बहुत पड़ता है, मैं सुबह का समय है आपको पीछे के इलाके से छोड़ दूंगा। उसको कहीं से भी नहीं लग रहा था कि कुछ उसके साथ गलत हो सकता है। वो मान गई और उसने पीछे से घुमाकर जब वो लिए जा रहा था, उसने सुनसान इलाका देखा तो तुरंत वो रुक गया। कार रोकने के बाद बाहर उतरा। जो कार का पहिया लगाने वाली रॉड होती है जिससे उसको लगाया जाता है, उससे हाथ में लेकर वो बोला कि तुम्हारे पास जो भी पैसा रुपया हो वो तुम्हें मुझे दे दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐसे में वो तेज महिला थी, ब्रेव महिला थी, बहादुर महिला थी, वो करने लगी। ऐसे में इसके सर पर बहुत तेजी से वार किया। वार करने के बाद ये भागी और चिल्लाई। उसे लगा कि मैं पकड़ जाऊंगा, इसलिए उसने तुरंत पास पड़े ईंटे से उसके ऊपर कई वार कर दिए और चाकुओं से भी कई वार कर दिए कि शव की पहचान ना हो पाए। और जल्दी से कार वापस कर भाग गया और लड़की ब्लड ज़्यादा गिरने की वजह से मर गई। और उसके बाद जब वो चला गया तब वो व्यक्ति जो एयरपोर्ट पे सुबह घूमने आया था, उसने उसके थोड़ी देर बाद देखा, तब तक वो मर चुकी थी। तब उसने पुलिस को सूचना दिया। ऐसी घटना जिसने भी सुनी वो सन्न रह गया था। पुलिस को भी इस केस को सॉल्व करने में बहुत सी दिक्कतें आई, बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। पुलिस ने भी इस केस को सॉल्व करने के लिए 14,000 लोगों में से 1400 लोगों का चयन करना, उनके नंबरों को ढूंढना, फिर उन लोगों ने कहाँ से किस शोरूम से घड़ियाँ खरीदी, क्या या जीन्स खरीदी, उसकी तफ्तीश करना बहुत ही कठिन काम था। लेकिन पुलिस की तत्परता और लगन से इस केस में लगे रहना इस केस को सॉल्व कर पाया था। और ऐसे केस जहाँ पर एक एकाकी महिला जो अपने बिजनेस के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक देश जिले से या एक राज्य से दूसरे राज्य को या एक ज़िले से दूसरे ज़िले को जाती है, तो अमूमन अकेले में बहुत छोटे छोटे पहलुओं में, छोटे छोटे बिंदुओं पर ये सब बहुत ध्यान रखने वाला होता है कि आप जिस पे भरोसा कर रही हैं, आप जिस पे विश्वास कर रही हैं, वो कितना विश्वास के लायक है। जैसा कि पूजा डे ने उसके विश्वास पर सुबह ऑनलाइन कैब बुक नहीं कराई और उसने प्लान के मुताबिक ऑनलाइन बुक करने के लिए मना भी किया था, जिसमें वो पकड़ा ना जाए, किसी का शक उसकी तरफ ना आने पाए। लेकिन कि एक कहावत है कि कातिल ने ऐसे धोए हैं खून से अपने आस्तीन, उसको ये नहीं पता कि खून भी बोलता है। आखिर वो पकड़ा गया। पुलिस के सामने उसने अपने सारे बयानात दे दिए और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर जेल भेज दिया।
और जो उसका प्रेमी था अली और उसका पति, उसको कभी भी ये कल्पना नहीं थी कि हमारी प्रेमिका के साथ या वो पत्नी के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसे कांड, ऐसे अपराध, ऐसी वारदातें हमें सोचने पर, समझने पर मजबूर करते हैं और सजग रहने पर, जागरूक रहने पर भी चेताते हैं। आप सभी लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करते रहें। इसी भावना के साथ किसी के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो, सभी लोगों अच्छे से रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।